बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं हम लोग, और ऐसा एग्जाम्पल मैंने मॉडुलस के समय में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, फिर ऐसे ही सवाल आ गया है, एग्जाम्पल आ गया, तो इसको भी इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। देखिए कह रहा है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज द फंक्शन। अब इस फंक्शन में पहला बार आप ये देखिए कि इसका डोमेन क्या है, फंक्शन x की किन वैल्यूज के लिए डिफाइन है, तो x की सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइन है, x इज लेस देन 1 के लिए डिफाइन है, x इज इक्वल टू 1 के लिए भी डिफाइन है। तो दिस फंक्शन fx इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, या fx इज डिफाइंड एवरीवेयर। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंपल कि fx इज डिफाइंड एवरीवेयर। कहने का मतलब सारी चीज रियल नंबर में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो सोच के चलना है अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग। और सही भाषा लिखिए, fx इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो x की कोई रियल वैल्यू उसके लिए डिफाइंड है, तो हमको जब क्वांटिटी चेक करनी होगी तो सभी रियल वैल्यूज के लिए चेक करनी होगी, तभी हम कह पाएंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो चलो समझते हैं। पहला पॉइंट पहला लेते हो, जब हम लोग लेते हैं कि x की वैल्यू 1 से बड़ी ले लो, एक केस बनाओगे जब x केस 1 लिख दो, केस 1 में ले लो x इज ग्रेटर देन 1, फिर एक केस लेंगे x इज इक्वल टू 1, फिर एक केस लेंगे x इज लेस देन 1, तो तीनों के लिए साबित हो जाएगा। अब इसमें ले लो लेट c इज ए रियल नंबर, और साथ में लिख सकते हैं c इज ग्रेटर देन 1। अब c के लिए निकालना शुरू कर दो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट c, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx। अब c जो था वो 1 से बड़ा है, तो c 1 से बड़ा है, इसके अंदर फॉल किया, देखो c 1 से बड़ा है तो ये चूज करोगे, इसके लिए x माइनस 2 लिखोगे, तो x माइनस 2 का मतलब हो गया लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, और यहां वैल्यू आ गई x माइनस 2। कैसे चूज कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे, c की वैल्यू रख दो तो आ गया c माइनस 2। राइट हैंड लिमिट ले लीजिए साहब, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx, तो लिमिट लिखा x टेंडिंग टू c प्लस, देखिए c तो 1 से बड़ा है, और थोड़ा सा बड़ा कर दोगे तो भी c से 1 से बड़ा ही रहेगा। यहां जब छोटा कहते हैं ना, तो छोटा का मतलब होता है, आपने 11th में सीखा होगा, एक इतना छोटा कि वो इमेजिनरी एक ऐसी वैल्यू रहती है जो केवल कल्पना की जा सकती है, h, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम लोग लिमिट पढ़ने लगेंगे 11th क्लास की, इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूं, ठीक है। अब यहां आ जाओ, x इज ग्रेटर देन c प्लस, c प्लस का मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 से बड़ी वैल्यू, फिर ये लिया आपने x माइनस 2, और यहां वैल्यू डाली c की, तो आ गई c माइनस 2। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आपको दिख रहा है, और c पर ले लो, और c क्या था हमारा, c हमारा 1 से बड़ा था, फिर ये वैल्यू आ गई, तो आंसर क्या गया c माइनस 2। अब देखिए ये वैल्यू ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, यानी फंक्शन इज, मैं यहां लिख देता हूं LHL RHL, और फंक्शन c वाला बड़ा है जब c हमारा ग्रेटर देन 1 था, तो इससे कैसे कह सकते हो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट या फॉर c इज ग्रेटर देन 1। एक पॉइंट तो हो गया, c इज ग्रेटर देन 1 के लिए कॉन्टिन्यूअस है। अब c इज इक्वल टू 1 के लिए, c इज लेस देन 1 के लिए भी चेक करना जरूरी है, तभी आप कह पाएंगे। तो केस नंबर 2 लेते हैं, जहां पर केस नंबर 2 ऐसा करना ही पड़ेगा, आप x बराबर 1 लिया है तो चूज कर लीजिए, लेट c इज ए रियल नंबर, और साथ में c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 कह देंगे तो रियल नंबर अपने आप ही है, नहीं भी लिखेंगे तो समझ में आती है बात। अब 1 पे चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, तो लिमिट लिखा x टेंडिंग टू c प्लस लिखा। देखिए अगर आपने c प्लस डाला है तो 1 से थोड़ा सा बड़ा है, अगर 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो 1 के बराबर होता तो ये होता, 1 से थोड़ा सा बड़ा है तो ये वैल्यू हो गई x माइनस 2, तो x माइनस 2 पे आ जाओ। यहां मैंने fx नहीं लिखा, आप लिख दीजिएगा, इतना तो आप सीख ही गए होंगे। अब यहां पे वैल्यू डाल दीजिए c, तो आ गई वैल्यू c माइनस 2। राइट हैंड लिमिट आ जाओ साहब, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, c माइनस का मतलब क्योंकि c की वैल्यू 1 ली हुई है, 1 से थोड़ा सा छोटा,
1 से थोड़ा सा अगर छोटा है तो ये ऊपर वाली वैल्यू में आ गया ना, देखो ये तो बड़ा है, x c हमारा 1 से थोड़ा सा छोटा है तो इसमें आ गया, तो x प्लस 2। ठीक, अब इसमें c की वैल्यू पुट कर दो तो वैल्यू आ गई c प्लस 2। अब यहां पे देखिए राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर ही नहीं है, LHL RHL बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन केस टू x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है साहब, दिख रहा है, समझ पा रहे होंगे आप। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लो c पर, और c की वैल्यू क्या आती, 1 पे c प्लस 2 आ जाएगा। अब यहां आप साफ तौर पे देख रहे हैं LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो RHL, तो दिस फंक्शन, बाकी जिक्र करें ना करें, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ये आप समझ पाए होंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया साहब ये 1 पर। तीसरी बात और देख लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन 1 के लिए क्या सुविधा उपलब्ध, x इज लेस देन 1 के लिए क्या क्या बोलना चाह रहा है ये। केस नंबर 3 ले लेते हैं, जब हमने लिया x इज लेस देन 1, क्योंकि ग्रेटर देन 1 ले चुके थे, x इज इक्वल टू 1 ले चुके थे, अब लेस देन 1 की कहानी शुरू कर रहे हैं। फिर ले लो लेट c इज ए रियल नंबर और साथ में c की वैल्यू 1 से छोटी है। लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ जाइए सर, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, c 1 से जरा सा छोटा है, लेकिन 1 से तो छोटा ही है, 1 से छोटा तो वैल्यू थी ही, ऊपर वैल्यू हो गई x प्लस 2, यहां पे वैल्यू डाल देंगे, आ जाएगा c प्लस 2। राइट हैंड लिमिट ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, तो 1 से छोटा है तो x प्लस 2 फिर से, तो c प्लस 2, फंक्शन की वैल्यू ले लो c पर, और c 1 से छोटा है, इसमें आ जाएगा ना, तो 1 से छोटे के लिए x प्लस 2, तो आ जाएगी वैल्यू c प्लस 2। तीनों वैल्यूज बराबर है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x इज लेस देन 1। क्यों, क्योंकि तीनों बराबर थे, x इज लेस देन के लिए कॉन्टिन्यूअस है। बस दिक्कत कहां इसने दे दी, x इक्वल टू 1 पे। अब देखिए इसको और थोड़ा एनालाइज करें ना, बुक में भी शायद ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफिकल तरीके से भी तो हो गया मैथमेटिकल अप्रोच, पूरी बात समझा दी गई इसके अंदर कि भाई x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ग्राफ देखने का कोशिश करें, बाकी ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 के लिए कॉन्टिन्यूअस है। अगर इसका ग्राफ बनाए तो देखिए कैसा ग्राफ आएगा, ग्राफ से भी आपको साफ तौर पे दिखेगा कि 1 पे साफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और कैसे देखिए देख सकते हैं आप, वो भी सीख लीजिए, क्योंकि पूरा फंडा आपके दिमाग में मजबूत तरीके से बैठना चाहिए कि पढ़ने के बाद कोई किताब उठाए किसी कंपटीशन की तो बात पल्ले पड़े जो पढ़ा हुआ है। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए ग्राफ बनाया, एक्स वाई लिख लीजिए, चलिए थोड़ा सा मैंने ऊपर बना दिया है ग्राफ, वाई बना दिया, ठीक है। अब देखिए एक्स इज ग्रेटर देन 1 की बात कर लेते हैं, यहाँ 1 कहीं प्लॉट कर लेते हैं, 0 है, यहां कहीं ले लेते 1, यहां कहीं भी हम लोग 1 ले लेंगे, बाकी जैसा जैसा पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बनाते चले जाएंगे। तो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये कब है, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ये स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये तो स्ट्रेट लाइन होती है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स इज ग्रेटर देन के लिए। अब ये x की वैल्यू यहां पे रख दो 0, अगर x की वैल्यू 0 रख दोगे यहां तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। यानी अगर ये -1 है और यहां कहीं -2 है तो ये कुछ वैल्यू ऐसे लाइन हो जाएगी, तभी तो -2 कट करेगा यहां पर, और m है इसका 1, तो 1045, तो ये एंगल 45 बनाते हुए सीधे जा रही है, ऐसे लाइन जा रही है, और x इज ग्रेटर देन 1, ये लाइन बन गई। यहां पे आपको अभी तक हमें नहीं पता तो एक हॉलो दे देंगे हम लोग ऐसे, ये डॉटेड इसलिए बनाई है कि ये डिफाइंड x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, लेस देन के लिए तो है ही नहीं, केवल बनाने के लिए बनाई थी, इसको चाहो तो ये हटा दो। ये फंक्शन डिफाइंड, ये स्ट्रेट लाइन बन गई, ये वाला सेकंड वाला। अब x प्लस 2 पे आ जाओ, इधर के लिए जब हमारी x की वैल्यू 1 से छोटी है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 है। इसका भी ग्रेडियंट स्लोप कितना है साहब, +1, 1045। लेकिन अब पॉइंट पकड़ लेते हैं हमारा कि y 0 कर दो तो x को कहां पे काटेगी, तो y 0 कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, तो x -2 मतलब 1 और -2, और अगर आप x 0 कर दोगे तो y2 का मतलब यहां, तो ये कुछ पॉइंट ऐसे लेके चलेगी,
ये देखिए, और ये 1 तक आए थे तो 1 को ऐसे बना लो और ये लाइन यहां तक जाएगी ऐसे, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, कहां तक है, सीधे चलती चली जाएगी। और x इज इक्वल टू 1 पे कितनी वैल्यू देती है, 3। तो यहां पर ये जो पॉइंट है इसको आप इंक्लूड कर दो, विच इज 3। अभी देखिए ग्राफ बन गया दोनों लाइन का, और साफ तौर पे आपको दिख रहा है कि 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। इसको तो मैंने आपको प्लॉटिंग के लिए बनाया, हटा दो ये। तो जो मैथमेटिकली निकाला x इज इक्वल टू 1, देखो x इज इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ आप सीधे अगर लाइन खींचेंगे तो यहां तक तो चले आएंगे आराम से, फिर आपको उठाना पड़ेगा और फिर चलना पड़ेगा, जबकि x इक्वल टू 1 इसके डोमेन में शामिल है। तो इस वजह से ये ग्राफिकल अप्रोच भी आप देखें ग्राफ बना के तो साफ तौर पे दिख रहा है कि s इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और बाकी मैथमेटिकल तो किया ही था आपने। तो पूरी बात आपकी समझ में आनी चाहिए, जैसे कुछ भी पढ़े तो फाड़ के रखते हैं आप। आगे की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 पे आते हैं हम लोग बेटा, और ये भी कुछ वैसा ही सवाल है, लेकिन इसमें क्या पूछा, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है उस पर निकालना है, ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई दिस वन। तो देखिए ये जहां पे हमें बशर्ते टेस्टिंग करनी चाहिए डिसकंटिन्यूटी की, वो x इज इक्वल टू 1 पे करनी चाहिए, क्योंकि x इज लेस देन 1 पर जब करोगे तो x प्लस 2 तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। तो x इज लेस देन के लिए ये कॉन्टिन्यूअस होगा, x इज ग्रेटर देन के लिए ये कॉन्टिन्यूअस होगा, फंक्शन में कोई तब्दीली नहीं है। x इक्वल टू 1 पे ही बदलाव है तो वही चेकिंग करनी चाहिए, लेकिन जो प्रोसेस है हम लोग का करने का वो सभी के लिए किया जाता है, तो वो पूरा रिपीटेशन जो हम लोगों ने किया था उसको फिर से करना चाहिए सही मानों में। तो चलिए थोड़ा शॉर्ट में करते हैं आपको दिखाने के लिए। तो हम लोग केस 1 लेते हैं, यहां पर डोमेन क्या है, फंक्शन इज डिफाइंड, fx इज डिफाइंड एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब है कि इसका डोमेन रियल नंबर है, जो डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सारे रियल नंबर्स के लिए अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो कॉन्टिन्यूअस कह पाएंगे। और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो देखते हैं कहां कहां डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, x इक्वल टू 1 पे संभावना है। तो पहली पॉइंट लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 1 का ही ले लेते हैं। चलिए पहला केस लेते हैं, केस 1 जब हम कंसीडर करते हैं x इज इक्वल टू 1 साहब, तो उस सिचुएशन में लेट 1 ले ही लिया है तो c लेने की कोई जरूरत नहीं, जनरल वैल्यू तो ले नहीं रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x इज इक्वल टू 1 था ना, तो c लेने की जरूरत नहीं, पिछले सवाल में जैसे लिया था। c होता है जनरल वैल्यू, एक रेंज के लिए, एक इंटरवल के लिए, या तो 1 एक फिक्स वैल्यू है तो लेने की कोई समस्या नहीं। तो लिमिट लिखा x टेंडिंग टू 1 माइनस fx लिखेंगे। अब fx मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं वैल्यू। अब 1 से जरा सा छोटा है तो 1 से जरा सा छोटा किस में आएगा, ध्यान दो, ये तो 1 से बड़ा है, ये बराबर है, जरा सा छोटा इसमें आएगा। तो ये वैल्यू हो गई x प्लस 2। 1 वैल्यू पुट कर दोगे तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 3। राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx लिख नहीं रहा हूं, आप जानते लिखने का तरीका। तो 1 से जरा सा बड़ा है, कौन सा आया भाई, ये तो छोटा है, ये बराबर है, ये बड़ा है, ये वाला आया। तो x माइनस 2 आया, क्योंकि एक हमारा x जो है 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ी वाली चीज तो इसी में आ रही है, x इज ग्रेटर देन 1, 1 से थोड़ा सा बड़ा। अब यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दो तो 1 माइनस 2 यानी आ जाएगा 1 माइनस 1। अरे ये तो इक्वल ही नहीं है। तो अब अगर आप fx निकालें ना निकालें, यहीं से कह सकते हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये तो साबित हो गया यहाँ से। खैर फंक्शन की वैल्यू आप निकालना चाहो तो निकालो, नहीं निकालो तो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। f 1 पे निकालने गए तो 1 पे हमें 0 मिल रहा था। अब आपने देखा LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, कहां पर, एट x इज इक्वल टू 1। तो एक तो हमें पॉइंट मिल गया x इज इक्वल टू 1 जिस पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। बाकी कोई और पॉइंट मिलेगा तो साहब नहीं मिलेगा, पहले से मालूम है लीनियर फंक्शंस हैं, लीनियर फंक्शन में कोई भी परेशानी नहीं रहती, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती, पॉलिनोमियल फंक्शंस है मतलब। अब आप केस 2 बनाना चाहो, जहां पर लिख दो केस नंबर 2 और x इज लेस देन 1 ले लो, चलो इक्वल टू 1 लिया तो लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 ले लेंगे। अब वही फिर लिख दो, लेट c इज एनी रियल नंबर
सब में वही कर देंगे जहां पर c की वैल्यू 1 से छोटी है, कोई रियल नंबर है और c 1 से छोटा है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट लिखा x टेंडिंग टू c माइनस 1 से थोड़ा सा छोटा है तो आएगा x प्लस 2 में, तो आ जाएगा c प्लस 2। राइट हैंड लिमिट ले ली तो आ गया लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस का मतलब है तो 1 से छोटा ही, तो x प्लस 2 ही आएगा। देखिए c प्लस का मतलब होता है 1 से जरा सा बड़ा, तो जब c 1 से छोटा है तो जरा सा बड़ा भी तो छोटा ही होगा। तो चलो ये वैल्यू हो गई c प्लस 2। और यहां फंक्शन किस पे लेके चल रहे हो बेटा, c पे निकालना होगा, तो c लेस देन 1 है, यही लोगे तो अगेन c प्लस 2। अब तीनों वैल्यू देखिए आपकी बराबर है, LHL, RHL और साथ में फंक्शन एट c, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब लिख देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट फॉर x इज लेस देन 1। ये आपको जब भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन या कहीं करना होगा तो करके दिखाना पड़ेगा। MCQ है तो करने की जरूरत नहीं, फटाफट आप देख सकते हैं, इतना लंबा लिखना नहीं, लेकिन बोर्ड में आ जाएगा तो पूरा आपको ये पूरा इस तरीके से दिखाएंगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो केस नंबर 3 की बात करते हैं, जब x इज ग्रेटर देन 1 की कहानी है। अगेन वही कहानी, लेट सी इज एनी रियल नंबर, क्या बोल दूं और बोल दूं c हमारा 1 से बड़ा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ जाओ बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस 1 से बड़ा है x माइनस 2, तो वैल्यू क्या आ गई c माइनस 2। इसी तरह राइट हैंड लिमिट ले लो बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, फिर आ जाएगा x माइनस 2, है तो वही ना 1 से बड़ा, तो आ जाएगा c माइनस 2। फंक्शन ले लो c पर, फंक्शन है 1 से बड़ा तो यही वाला चूज कर रहे हो, तो आ गई वैल्यू c माइनस 2। अगेन आपका क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू c पर बराबर है जहां c हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 के लिए हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, जबकि x इज इक्वल टू 1 के लिए डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये इस तरीके से डिसकॉन्टिन्यूटी के कौन से पॉइंट निकले, केवल एक, x इज इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। और अगर आप चाहें तो इसका भी ग्राफ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इसका भी बुक में ग्राफ है, तो मैं भी आपको फटाफट समझा देता हूं कि ग्राफ कैसा बनेगा। अब देखिए जो ग्राफ बना, ये ग्राफ बना, इसका प्लॉटिंग कर लिया, तो x प्लस 2 और वगैरह वगैरह आपको दिखाई पड़ रहा है, ये प्लॉटिंग कर ली हम लोगों ने। x इज लेस देन 1 के लिए, 1 से छोटे के लिए इधर आ जाओ, x इज लेस देन 1 के लिए x प्लस 2 दिख रहा है आपको। जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो y 2 आ जाएगा, ये 2 है पॉइंट, और ये क्या है, जब y 0 डालोगे तो ये माइनस 2 आ जाएगा। और यहाँ पे साफ तौर पे आपको क्या दिख रहा है, 1 पर ये ओके x इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी होल्ड करता है, 0। 1 पे जो वैल्यू होल्ड कर रहा है, देखिए ना, x इक्वल टू 1 किया तो y 0 है, तो ये इसका ग्राफ आया, ये डॉट लाइन। तो बेसिकली यहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है, देखो x इक्वल टू 1 पर ये पोजीशन ले रहा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो इसका ग्राफ आ गया है बनाने को। कभी आ भी जाए तो आप भी बना भी सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ भी नहीं रह जाता जो आपकी समझ में ना आए, थोड़ा प्यार से समझने का कोशिश करें। फायदा ये होगा छोटी छोटी बात पकड़ने से, थोड़ा समय लगाने से, कि कोई भी क्वेश्चन लेंगे या कोई भी किताब लेंगे आपकी समझ में पूरी आएगी। आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 लेते हैं, और 12 में क्या बोला, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये फंक्शन है आपके सामने। अब देखिए इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 पर कोई डिफिनेशन नहीं दी हुई है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। बात पकड़ में आ रही? यानी इस फंक्शन का जो डोमेन है वो डोमेन क्या है, रियल नंबर है, लेकिन 0 पे डिफाइंड नहीं है। तो इसका डोमेन क्या लिख सकते हैं, फंक्शन डोमेन ऑफ fx, डोमेन क्या है, रियल नंबर में से आप 0 को हटा दीजिए, जो इसका बन गया डोमेन। तो 0 के अलावा सब पे डिफाइंड है, और ये इसका डोमेन है। तो हम लोग जो कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं वो डोमेन में चेक करते हैं। यानी हमारे जो केसेस 3 बनते थे, इस केस में 3 केस नहीं बनेंगे। x इज इक्वल टू 0 पे नहीं चेक करेंगे क्योंकि वो डोमेन के अंदर है ही नहीं।
तो x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करेंगे, और अगर वहां कॉन्टिन्यूटी बन जाती है तो हम ये अनाउंस कर देंगे, ये घोषणा कर देंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो चलो भाई केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है, जब x हमारा लेस देन 0 है, जैसा हम लोग करते हैं, लेट c इज ए रियल नंबर विच इज लेस देन 0। अब आप ये क्योंकि लीनियर फंक्शन है, साफ तौर पे दिख रहा है, तो आप इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं, LHL RHL। अब मुझे मालूम है और हम लोग कर चुके हैं कई बार, तो वो मैं आप पे डालता हूं, सीधे लिमिट ले लूंगा, लिमिट c x टेंड्स टू c, और c क्या है हमारा, लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा c प्लस 2, है कि नहीं, और ये वैल्यू क्या दे देगा, लेस देन 0 के लिए ये वैल्यू दे देगा आपका x प्लस 2 था, तो यहां c वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आ गया c प्लस 2। ठीक है, अब इसके मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई, इसके लिए c पर लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और c लेस देन 0 है, तो fc क्या होगा उसके लिए, देखिए c इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो fc इसी फंक्शन में आएगा ना, x प्लस 2 में, तो x प्लस 2 में x की जगह आप c पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा c प्लस 2। तो देखिए फंक्शन और लिमिट बराबर हो गई, लिमिट फंक्शन दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल। मैं लिखना नहीं चाह रहा था क्योंकि बहुत बार लिख चुका हूं, आप पकड़ चुके होंगे अच्छी तरीके से, लेकिन चलिए एक बार और सही, fc की वैल्यू बराबर हो गई। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x इज लेस देन 0। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x इज लेस देन 0। अभी ग्रेटर देन 0 की कहानी बची हुई है, वो भी कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि वो लीनियर है, पॉलिनोमियल फंक्शन साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। तो केस नंबर 2 लेके चलते हैं आप, और इसमें भी लेते हैं x इज ग्रेटर देन 0। तो वही लेट c बी ए रियल नंबर विच इज, लिख लीजिएगा c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ऐसे रियल नंबर करके, फिर लिमिट ले लीजिए x टेंडिंग टू c पे लिमिट देख रहे हैं, fx हो जाएगा, और ये कौन सा फंक्शन है, क्योंकि c हमारा 0 से बड़ा है, तो x ये माइनस एक्स प्लस 2 वाला, तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एक्स प्लस 2, वैल्यू डालोगे माइनस c प्लस 2 आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू c पर, तो c पर आप ग्रेटर देन 0 वाले ये, तो ये c पुट कर दो, तो माइनस c प्लस 2, ये वैल्यू और ये वैल्यू देखिए सेम आ गई है, दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए जहां पर x इक्वल टू 0 पर चेक नहीं करना था, अब ग्रेटर देन 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस और लेस देन 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस, इसलिए हम अनाउंस कर देंगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, समझ पा रहे हैं ना, और डोमेन में 0 था नहीं, तो 0 पे चेक करने की जरूरत है नहीं। अब इसका ग्राफ बनाने जाएंगे ना, देखिए तो ग्राफ में इंटरेस्टिंग चीज क्या दिखेगी, अगर हम ग्रेटर देन 0 की बात करें, यानी इस कहानी की, तो y इज इक्वल टू ये है ग्रेटर देन 0, 0 ये हो गया, और ये से ग्रेटर देन 0, इसके लिए जो ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 है, स्लोप -1 है, तो कुछ ऐसा ग्राफ बना देते हैं, ऐसा, और कहां पर x एक्सिस को कहां टच कर रहा है, कट कर रहा है, जब y 0 तो y 0 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2, तो ये वैल्यू हो गई 2,0, स्लोप तो हो गया -1, देख ही रहे हैं आप। इसके लिए आ जाओ x इज लेस देन 0 के लिए, ये ग्रेटर देन 0 की कहानी थी, लेस देन 0 में स्लोप है +1, y इसको टू, ये समझ पा रहे हो ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, y को ही fx लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे स्लोप m कितना है, इससे कंपेयर करो, ये स्ट्रेट लाइन 11th में पड़ी है, तो m कितना आ गया 1 का मतलब tan थीटा +1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो 45 मतलब ये कुछ लाइन ऐसे जाएगी, और कहां से कट करेगी, 45 है ना, देखिए 45 डिग्री पे एंगल है, और x एक्सिस को कहां काटेगी, जहां y 0, तो y 0 पुटोगे x बराबर -2 आएगा, y अगर 0 पुट करोगे तो x बराबर -2 आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2,0, और ये आप निकालना चाहें कितना आएगा, तो ये भी निकाल लीजिए, यहां पर x 0 पुट कर दीजिए, तो y बराबर 2 आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया 2,0,2, और x इज इक्वल टू 0 पर हॉलो एक सर्किल है, डॉट नहीं, ये सर्किल है, यहां पे कोई वैल्यू नहीं है,
ये आपका ग्राफ है। तो ये इस फंक्शन का ये ग्राफ बनेगा और आपने देखा कि इसे हम क्या अनाउंस किए हुए हैं, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं बोले हैं इसको बोले कि कॉन्टिन्यूअस है इन इट्स डोमेन। तो डोमेन के अंदर ये कॉन्टिन्यूअस है। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल नंबर 12। तो चलिए बच्चे हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 13 में बोला है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई fx लिखा हुआ है। x तब है जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और x स्क्वायर है अगर x लेस देन 0 है। तो इस केस में ये फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर। कैसे पता है एवरीवेयर फंक्शन डिफाइंड है? x इज लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, x इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है। तो सभी के लिए डिफाइंड है। तो इसका जो डोमेन आ गया आपका, वो डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका डोमेन है रियल नंबर। समझ पाए होंगे? अगर रियल नंबर इसका डोमेन है, क्या अहमियत है डोमेन निकालने की कि हमको अब प्रूफ करना पड़ेगा कि x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0, तीनों जगह ये कॉन्टिन्यूअस है तो हम कह पाएंगे ये कॉन्टिन्यूअस है। अदरवाइज जैसी सिचुएशन बनेगी वैसा बात करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। केस नंबर 1 लेते हैं और केस नंबर 1 ले लेते हैं x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। तो c कोई नंबर मान लीजिए, c इज ए रियल नंबर। लेट c इज ए रियल नंबर और साथ में c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं ले रहा हूं यहां पर, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए दोनों में यही फंक्शन चूज होगा, बराबर आने वाली है बात। वैल्यू आप लेके देख सकते हैं। तो लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंडिंग टू c और फंक्शन c इज ग्रेटर देन 0 था, इसलिए ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये फंक्शन लोगे, x लोगे, यानी x की जगह c पुट करोगे तो वैल्यू c आ जाएगी। ये एक लिमिट वैल्यू आ गई। अब फंक्शन का आप fc निकाल लो। c हमारा 0 से बड़ा है तो ये बराबर करोगे x के, और x बराबर c लिए हुए हो यहाँ पर। ये क्या है, x बराबर c लिए हुए हैं, तो यहाँ c की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू x की जगह। तो यहाँ पर लिमिट और फंक्शन दोनों बराबर है, ये दिख रहा है ना, दोनों इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस है। अब अगली बात करते हैं हम लोग, और अगली बात की चर्चा में केस नंबर 2 लेते हैं। जब हमारा x क्या था, लेस देन 0 ले लेते हैं। ये केस नंबर 2 है। तो केस नंबर 2 में x इज लेस देन 0 की बात कर रहे हैं। फिर वही सारी बातें, लेट c इज ए रियल नंबर, c इज ए रियल नंबर और साथ में हमारा c लेस देन 0 है। फिर लिमिट ले लो, लिमिट LHL RHL आप ले लीजिएगा, साफ तौर पे दिख रहा है इसलिए मैं c x टेंड टू c लेता हूं, और c हमारा 0 से छोटा है तो x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर वैल्यू रख दो यहाँ फंक्शन की, c पुट करोगे c स्क्वायर आ गया। समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आसान तरीके से है सब। और फिर फंक्शन ले लो, c पर क्या आएगा। अब c क्योंकि लेस देन 0 था तो इस फंक्शन में आएगा, तो x स्क्वायर फंक्शन है तो x की जगह c पुट करोगे तो c स्क्वायर आ जाएगा। दोनों वैल्यू देखो फंक्शन की बराबर हैं, तो आप कह सकते हो कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x इज लेस देन 0। अब तीसरा रह गया सवाल, केस नंबर 3, जब हमारा x की वैल्यू 0 है, इसके लिए ये बात रह गई। अब इसमें c लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जनरल पॉइंट ले नहीं रहे, एक ही पॉइंट पे चेक करना है 0 पर, तो लिमिटिंग प्रोसेस यूज कर लेते हैं। लिमिटिंग x टेंडिंग टू, अब देखिए 0 पर ये वैल्यू कुछ बदलाव लेती हुई दिख रही है, तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिमिट डायरेक्ट नहीं लेंगे, LHL RHL ले लेते हैं कि बाय द वे लिमिट ना बराबर आए। अपना कोई रट के तो सवाल जान ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन 0 पे बदल रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। पहले आप भी ऐसे ही करिए, आपको समझाते हुए चल रहा हूं। तो लिमिट लिया, x टेंडिंग टू 0 माइनस लगा दो, फंक्शन लो जो 0 से जरा सा छोटा है, 0 से छोटा है तो x स्क्वायर, और 0 वैल्यू पुट कर दिए, 0 आ गया। RHL की बात कर लेते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 से जरा सा बड़ा है
0 से x अगर जरा सा बड़ा है तो ये फंक्शन चूज करोगे x वाला, फिर 0 डाला, फिर 0 आ गया। और फंक्शन की वैल्यू x बराबर 0 पर कितनी होगी, तो x बराबर 0 पर फंक्शन ये होल्ड कर रहा था वैल्यू, x की जगह 0 डालोगे 0, तीनों वैल्यू बराबर आ गई। यानी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यानी फंक्शन x इक्वल टू 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, लेस देन 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, ग्रेटर देन 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। और अगर इसकी प्लॉटिंग करना चाहो जल्दी से, तो देखिए आप आराम से प्लॉटिंग कर सकते हैं। ये बना लो एक्सेस, अब 0 पे तो 0 था तो ये प्लॉट हो गया मामला 0। अब ग्रेटर देन 0 की बात पकड़ लो, तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास y इक्वल टू x था। देखिए ग्रेटर देन 0 के लिए स्ट्रेट लाइन थी y इक्वल टू x, दिख रही है ना, ये देखो y इक्वल टू x कैसी लाइन होती है, ये सीधी बनाते हैं आप, ये y इक्वल टू x बन गई प्लॉटिंग, x y अब सब लिख ही लेना, ये सब बढ़िया है। अब इसके बाद x इज लेस देन 0 में आ जाओ बेटा, तो लेस देन 0 में क्वाड्रेटिक है, देखिए क्वाड्रेटिक पैराबोला फॉर्मेशन होता है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये यहां से पैराबोला पाथ ले लेगा ऐसा, और कुछ इस तरीके से वैल्यू जाएगी, तो ये ग्राफ आ जाएगा आपका। ये मोटे तौर पे आपको दिखाने के लिए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, आगे जाता जा रहा है। जो फंक्शन है ये ऐसे फैलता हुआ जाएगा, तो हाथ से बना हुआ डायग्राम आप समझ सकते हैं, आगे निकलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफ की प्लॉटिंग भी करने से फायदा क्या होता है, कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 13 इस तरीके से आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग दे रहा होगा। अब देखिए एग्जांपल नंबर 14 देखते हैं। इसमें बोला है शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। जो भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होते हैं। इसको आप यहाँ प्रूफ भी 2 लाइन का कर लेंगे, और हमेशा के लिए याद भी रख लीजिएगा कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होते हैं। और जब डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, वो डिफरेंशिएबिलिटी भी एवरीवेयर होती है, यानी वो कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और हर जगह उसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ये पॉलिनोमियल फंक्शन की विशेषता होती है। एनीवे, अभी इस सवाल पे आते हैं। शो दैट द एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो आपने क्लास 9th से पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ना शुरू किया है। ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा हो जो कि x की जो पावर्स आती हैं वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करती हूं, ठीक, फॉर सम नेचुरल नंबर n। और कुछ केसेस में हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की भी बात कर लेते हैं, जहां पर हमारा n की वैल्यू, मतलब n नाउ कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी आ जाता है डिग्री वगैरह में। तो ये जो बुक में लिखा है वो मैंने लिखा है, वरना n क्या होना चाहिए, कोई भी होल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर लिख देंगे तो x मौजूद मिलेगा उसमें आपको, ठीक है साहब। और an की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और साथ में जो इसके कोफिशिएंट्स हैं a0, a1, a2, ये सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए। तो पॉलिनोमियल फंक्शन आप पहचानते हैं। अब इस केस के अंदर जब आप लिमिट लेंगे ना, लिमिट कोई भी x टेंडिंग टू c लेते हैं, c इज ए रियल नंबर, लिख देता हूं या नहीं लिखो तो आप समझ जाए, c इज ए रियल नंबर। आप इस px का आप लिमिट लेने जाएंगे तो आप इस x की जगह c पुट करेंगे तो ये pc आ जाएगा ना, पूरा लिख नहीं रहा हूं, x जहां जहां लिखा c लिख दो। और जब आप pc खुद निकालने जाएंगे तो pc आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि ये लिमिट और pc आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर c, और c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। फिर से एक बार बात करते हैं। हम लोग जो कॉन्टिन्यूटी चेक करते थे उसमें हमेशा ये बोलते थे कि जो लिमिट हम निकालेंगे किसी पॉइंट पर fx की, वो हमारी fc के बराबर होनी चाहिए साहब। तो हम अनाउंस कर देंगे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब यहां पर जब आप कोई c एक रियल नंबर लेते हैं, एक्सटेंडिंग टू c लिखते हैं, और फंक्शन जो px है उसको आप लिख के चलेंगे, तो यहां पर c क्या है, c की वैल्यू यहां पर आप x की जगह c पुट कर दो। तो x की जगह जब c पुट करोगे तो ये जहां जहां x है सब c आ जाएगा, यानी ये pc हो जाएगा। और ये देखिए ऊपर वाली कंडीशन अपने आप मैच कर जाती है, यानी दिस पॉलिनोमियल फंक्शन, एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। हर जगह वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है और वो डिफरेंशिएबल भी होगा, वो आगे हम लोग सीखेंगे। तो इस तरह एग्जांपल नंबर 14 आप कर सकते हैं। और याद भी रखिए कई जगह इस्तेमाल होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन
हम बोल देंगे ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस है, उसकी बात खत्म हो जाएगी, फिर आगे की चर्चा शुरू हो जाएगी। तो एज ए थ्योरम भी दिमाग में रखिएगा आप ये। तो बच्चों हम लोग अगला एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15, और ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जामिनेशन में भी काफ़ी पूछा जाता है और ये समझ में भी आना चाहिए, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो बोलते हैं कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, सारे पॉइंट्स बताने डिसकॉन्टिन्यूटी के, ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर फंक्शन वेयर दिस वन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने जो पढ़ा था वो क्लास 11 में पढ़ रखा है। इसका मतलब ये मैंने ग्राफ बनाया, बुक में भी बना हुआ है, इसका मतलब आपको याद होगा कि अगर ग्रेटर इंटीजर में 1.2 कोई वैल्यू लिखी हुई है तो ये क्या दिखाता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स से छोटा या एक्स के बराबर वैल्यू लेनी है। तो ये एक्स की वैल्यू 1.2 है, तो ग्रेटर इंटीजर से छोटा क्या हो जाएगा 1, तो 1.2 लिखा होगा तो 1, और अगर ये 1 लिखा होगा तो ये 1 होगा ही होगा। और सपोज करिए ये -1.2 अगर हुआ तो क्या होगा, तो जैसा ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो सेम इंटीजर है, वरना उससे एक छोटा, तो -1.2 है तो ये हो जाएगा -2। ये -1.2 का मतलब है लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स -1.2 से छोटा जो इंटीजर मिलेगा, तो छोटा इंटीजर मिलेगा -2। तो इस तरीके से आपने 11 में पढ़ाई की थी। इसके ग्राफ को समझें तो देखिए यहाँ पर अगर 1 के बराबर है, अगर यहाँ पर इसको समझाने के लिए अगर मैं 1 डाल दूँ तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या दे देगा, 1 वैल्यू दे देगा, क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू है। तो देखिए 1 हो गई, 1 से और 0 से लेके यहाँ ये 0 रख के देख लीजिए, इसकी बात कर रहा था, तो यहाँ 0 ले लेते हैं, अगर 0 वैल्यू आएगी तो 0 आ गया। अब 0 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू हो, मतलब 0.5 हो या कोई भी वैल्यू हो, सबका आंसर कितना आता जाएगा 0, 0.7 हो, कुछ भी वैल्यू हो 0 और 1 के बीच में, तो वैल्यू देता जाएगा 0, 0, 0, 0, और कहां तक देता जाएगा 0.99 तक भी देता जाएगा 0, 0। और जैसे ये फंक्शन 1 होगा ये वैल्यू क्या दे देगा, खटाक से ये 1 वैल्यू दे देगा, 1 मतलब y1 दी गई। फिर 1 से लेके 2 तक, 2 को छोड़कर तब तक ही देगा वैल्यू 1, और जैसे ही 2 करेंगे वैल्यू दे देगा अपना 2। और इस तरीके से ये स्टेयर केस फंक्शन एक ग्राफिकल पिक्चर आती है, 11th में पढ़ चुके हैं आप। आगे की बात करते हैं, तो ग्राफ आपको समझा दिया थोड़ा सा, और आगे की बात समझते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे या वो पॉइंट कैसे निकालें जो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के लग रहे हैं। ग्राफ से अगर आप देखें तो जितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं वहां पे देखिए सारे के सारे क्या हैं, डिसकंटिन्यूअस जा रही है। 1 होगा तो 1 के बाद आप उछल के यहाँ पहुंच गए डिसकंटिन्यूअस, 2 होगा तो यहाँ की जगह यहाँ पहुंच गए डिसकंटिन्यूअस, 3 में भी चले गए, इसी तरह आ जाओ इधर -1 में चले गए, -2 में चले गए, -3 में चले गए। तो आप देख रहे हैं जितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं उन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और इंटीग्रल वैल्यूज के अलावा यानी 0 से लेकर 1 के बीच की बात अगर करूं तो उसमें कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। 1 से 2 तक कॉन्टिन्यूटी है, 2 से 3 तक कॉन्टिन्यूटी है, फिर 3 से 4 तक कॉन्टिन्यूटी है। यानी इंटीग्रल वैल्यूज के अलावा ये कॉन्टिन्यूअस है और इंटीग्रल वैल्यूज पर ये डिसकंटिन्यूअस है। मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे इसकी बात समझते हैं हम लोग। तो देखिए पहला एक केस मान लेते हैं जब c एक रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है c, और साथ में वो इंटीजर नहीं है, 1 2 3 4 0 -1 -2 ऐसा नंबर नहीं है, c इंटीजर नहीं है। इंटीजर ना होने का मतलब कि c की वैल्यू 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 0 नहीं है, -1 -2 नहीं है, इसके अलावा 1.5 चलेगी, -1.5 चलेगी, है ना। तो ये नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, बाकी कोई भी नंबर है। तो जब कोई भी नंबर लेके चलेंगे तो लिमिट ले लीजिए x टेंडिंग टू c और fx कर दीजिए, तो fx की जगह आ जाएगा क्या, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ये वैल्यू आपने डाल दी और यहाँ पे c पुट कर दिया, यही तो करेंगे। अब c क्या है हमारा, इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू हो गई c क्या फंक्शन में, इस तरह से ग्रेटर इंटीजर ऑफ c। और fx लोगे तो यहाँ भी c डालोगे c पर, तो fc इक्वल टू c, ये दोनों पॉइंट आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये फंक्शन नॉट इंटीजर्स फंक्शंस के लिए, नॉट इंटीजर वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस है, ये यहाँ पे दिख गया आपको। केस 2 मानते हैं जब हमारा c एक रियल नंबर है, अब ये इंटीजर है, इंटीजर होने का मतलब जो वैल्यूज हैं वो -2 -1 0 1 2 ऐसे हैं, इंटीग्रल वैल्यूज हैं।
इस इंटीग्रल वैल्यूज में इसको प्रूफ करने के जो टेक्निक है उसको ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। इस तरह दिखाते हैं। सपोज करिए कोई h हमारा एक बहुत छोटा नंबर है जो कि पॉजिटिव इन नेचर है। h इज वेरी स्मॉल नंबर विच इज पॉजिटिव इन नेचर। अब लिमिट लेते हैं एक्सटेंडिंग टू c माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं हम लोग, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ली, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c माइनस fx की जगह लिख दोगे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। अब x जो है ना c से जरा सा छोटा है, c इंटीग्रल वैल्यू थी 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो c से जरा सा छोटा है तो c में से h घटा दो, x की वैल्यू क्या है c माइनस h। देखिए यहाँ पर c माइनस h पुट कर सकते हो ना, क्योंकि x टेंडिंग टू c माइनस यानी x की वैल्यू c से जरा सी छोटी है और c क्या है इंटीग्रल वैल्यू है। तो जैसे ही c में से थोड़ा सा छोटा घटाएंगे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये इंटीग्रल वैल्यू 2 है, 2 में से 0.00001 भी घटा दोगे तो 2 से जरा सा छोटा हो जाएगा। और जैसे ही 2 से छोटा होगा, सपोज आपको दिखाने के लिए नंबर ऐसा लेते हैं जिसको बता सके हम लोग, मान लो 0.1 घटाया आपको समझाने के लिए, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू खटाक से हो जाएगी 1.9 और 1.9 का आंसर होता है 1, और जब ये 2 था आंसर तो 2 क्या था, आंसर 2 था, तो 1.9 का आंसर 1 आ जाएगा। और इसी को जी इसको h लिखा है आपने, दिस इज h, इससे भी छोटा होगा समझाने के लिए लिखा है। ये इंटीग्रल वैल्यूज थी, c क्या हो गया 2 और h क्या हो गया 0.1, तो जैसे ही घटाओगे वैल्यू क्या रिजल्ट दे देगा c माइनस 1, यानी 2 से देखिए 1 कम, क्योंकि इससे छोटा हो जाएगा ना। ध्यान से समझिए इस बात को, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये और आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए पूरा बढ़िया से। ऊपर वाली बात समझ में आ गई थी जब वो इंटीग्रल वैल्यूज नहीं थी। अब यहां पर अगर हमारी c इंटीग्रल वैल्यू से इंटीजर है, तो मान लीजिए इंटीजर के नाम पे 2 है और कोई भी वैल्यू आप ले लेंगे 0. जो h है 0.001 सपोज कर लीजिए, दिस इज h, दिस इज c हमारा इंटीग्रल वैल्यूज है, h बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये 2 से छोटा होगा ना, जैसे ही 2 से छोटा होगा इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 का मतलब क्या, c से 1 कम, c से 1 कम, ये c माइनस 1 है ना, c से 1 कम, तो ये c माइनस h जैसे ही करोगे इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा c माइनस 1, c से 1 कम, जो यहां हो रहा था, समझ गए होंगे। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, ये आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे। अब राइट हैंड लिमिट पे x टेंडिंग टू टेंड्स टू c प्लस fx, फिर आ गया ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। अब यहां पर c प्लस का मतलब है जो वैल्यू डालोगे c प्लस h होगी, c प्लस h, और जैसे ही मान लीजिए यहां c था, c में बहुत छोटा h आप जोड़ेंगे ऐसे, c ये h ये, तो ये रिजल्ट क्या होने वाला, रिजल्ट तो c ही रहेगा 2 के ऊपर, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज है ना c, h बहुत छोटा है तो कोई फर्क नहीं डालेगा, ये तो आंसर आपका 2 ही आएगा। देखिए 2 का मतलब c का c, तो ये c का c आ गया। अब हुआ क्या कि ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये थी राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आई, ये देखिए लिखा हुआ है लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो जो इंटीग्रल वैल्यूज हैं उस पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इंटीग्रल वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है और अदर देन इंटीग्रल वैल्यूज वहां पे कॉन्टिन्यूअस है, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है बीच में। तो ये प्रोसेस, ये मेथड जरूर पकड़िएगा। कई बच्चे ऐसे सवाल ये आता है और कई बच्चे नहीं वेल वर्स्ड होते हैं तो इस सवाल को कर नहीं पाते हैं, तो इसको कॉपी में नोट करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे सवाल लगा पाइए। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों हम लोग अभी देखते हैं एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है। तो एलजेब्रा क्या है, थ्योरम है कि अगर f और g दो फंक्शंस हैं वो रियल फंक्शंस हैं, मैंने आपको समझाया था कि रियल फंक्शंस होते हैं, इसमें x भी रियल होता है और जो वैल्यू निकलती है यानी fx वो भी रियल होता है, एंड कॉन्टिन्यूअस एट c, और साथ में ये जो फंक्शंस f एंड g हैं ये दोनों के दोनों फंक्शन c पर कॉन्टिन्यूअस हैं, ये गिवन है। तो f प्लस g का क्या होगा, तो f प्लस g भी कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू c पर, f माइनस g भी कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू c पर, f इंटू g भी कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू c पर, और f अपॉन g भी कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू c पर, बशर्ते यहाँ g c इक्वल टू 0 ना हो, वरना ये डिफाइंड ही नहीं रह जाएगा। तो क्या मतलब है, f और g अगर कॉन्टिन्यूअस है c पर, रियल फंक्शंस हैं, और f और g c पर कॉन्टिन्यूअस हैं, तो ये सारे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगे। बिल्कुल लगती भी बात है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी की अधिकतर बातें बिल्कुल लिमिट पे डिपेंड करती हैं, लिमिट निकालने पर।
और जब f और g c पर लिमिट दे रहे हैं तो लिमिट वाला जो रूल है इस पे लगाएंगे तो वही एनालॉगस बनेगा, उसी के अनुरूप आ जाएंगी सारी बातें। जैसे लिमिट निकालते थे वैसे ही इसको निकालोगे तो सारा निकल आएगा। पहले वाले का प्रूफ मैं करके दिखा देता हूं, बाकी प्रूफ आप कर सकते हैं, एनसीईआरटी में भी यही सजेस्ट किया, आप खुद कर लें। तो पहले वाले का प्रूफ देखिए कैसे कर सकते हैं आप। यहां पर आइए, अब प्रूफ करते हैं कि चेकिंग द क्वांटिटी ऑफ f प्लस जी, इसकी क्वांटिटी चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू सी पर। तो क्वांटिटी चेक करने का क्या मतलब होता है कि f प्लस जी का लिमिट निकाल लो एक्सटेंडिंग टू सी पर, और इसकी वैल्यू फंक्शन की निकाल लो सी पर, दोनों बराबर आ गई तो कॉन्टिन्यूअस है। तो चेकिंग क्वांटिटी ऑफ f प्लस जी एट x इक्वल टू सी, इट इज डिफाइंड x इक्वल टू सी। ये फंक्शन सी पर डिफाइंड है क्योंकि ऑलरेडी f और g हमारा कॉन्टिन्यूअस था सी पर, तो डिफाइंड था तभी तो कॉन्टिन्यूअस था। क्यों बोल रहे हैं डिफाइंड है? क्योंकि हमें ये जानना जरूरी होता है कि डोमेन के अंदर है कि नहीं, इतना जो हमने पढ़ाई की है। तो डोमेन के अंदर है तो उस पर जांचो, और डोमेन के अंदर नहीं है तो चेक करने की क्या जरूरत है। तो लिमिट f प्लस जी एक्स, ये हो गया फंक्शन, x टेंडिंग टू सी पर लिमिट निकाल रहे हैं। अब आप लिमिट लिखा और इसको फंक्शन का जो रूल होता है f प्लस जी इंटू एक्स अगर है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख देते हैं, ये फंक्शन वाला अलजेब्रा लगा दिया। उसके बाद आपने लिमिट वाला अलजेब्रा लगाया इस पे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी एक्स, ये 11th क्लास में सीखा आपने। लिमिट इसकी उसकी ऐसे जुड़ जाती है, ठीक है साहब। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, दिया था ना कि एफ कॉन्टिन्यूअस है सी पर, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ सी, और उसी तरह जी भी कॉन्टिन्यूअस था तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जी सी, और इसको फिर अलजेब्रा ऑफ फंक्शन यूज करोगे तो एफ प्लस जी इंटू सी बन जाएगा। बन गया नहीं बन गया? अब इसकी फंक्शन की वैल्यू देखो बेटा सी पर, तो फंक्शन की वैल्यू सी पर क्या होती थी, एफ प्लस जी इंटू एक्स, ये फंक्शन की वैल्यू है। अब इस सी पर कितनी होगी, तो एफ प्लस जी और ये सी लिख दो, ये इसके इक्वल पर्टिकुलर पॉइंट पर है तो इसको छोड़ दीजिए, एफ प्लस जी सी इसकी वैल्यू होगी, और यही वैल्यू देखिए इसकी लिमिट के बराबर आ गई, यानी एफ प्लस जी एक्स पर, यानी एक्स इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरीके से बाकी चीज़ों को बहुत सरलता से आप प्रूविंग कर सकते हैं और ये प्रूव हो जाएगा। तो क्या समझिए थ्योरम से कि f और g अगर कॉन्टिन्यूअस हैं c पर, एक तो रियल फंक्शंस होने चाहिए, और किसी पॉइंट c पर अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, f अपॉन जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा। चलिए बड़ा है, बढ़िया है। अब एक दो स्पेशल बातें भी देख लेते हैं, वो भी हमारे बड़े काम की हैं कि अब इसमें देखिए कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, इसको देखिए यहाँ पर थर्ड वाले को देखते हैं हम लोग, f इंटू जी। अब f कोई कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास आ जाए, सपोज करिए लैम्डा, तो लैम्डा इंटू जी, अगर हमारा g फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, रियल फंक्शन है और c पर कॉन्टिन्यूअस है, तो लैम्डा इंटू जी भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। समझ गए ना? अगर g हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो लैम्डा इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इसी तरीके से यहां आ जाओ, अगर हमारा g कॉन्टिन्यूअस है तो लैम्डा अपॉन जी भी हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, बशर्ते g हमारा जीरो ना हो। तो ये बात भी पकड़ के साथ चलने की जरूरत है कि लैम्डा हमारा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, एनी स्केलर क्वांटिटी, कोई भी गिनती हो सकती है। तो इसको हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, तो इसको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन बाय द वे है जो कि कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, जैसे कि समझाने के लिए मान लीजिए जी एक्स कोई फंक्शन है और इसको लिख दिया x प्लस टू। अभी तो x प्लस टू क्या होता है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो 1 अपॉन एक्स प्लस टू भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होगा एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू माइनस टू। माइनस टू पे डिफाइन नहीं रहेगा, इसको छोड़ दीजिए, तो सब पे कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या चीज बन गई, इसको ध्यान से देखिए, तो लैम्डा अपॉन जी एक्स बन गया है और लैम्डा की वैल्यू 1 है यहाँ पर। तो जी एक्स कॉन्टिन्यूअस था एवरीवेयर, तो इसके डोमेन में तो ये रह नहीं जाएगा, तो डोमेन से कर दो बाहर, तो लैम्डा अपॉन जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। बाय थ्योरम डायरेक्टली कह सकते हैं आप, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात पकड़ में आ रही है ना क्या बता रहा हूं? इसी तरह आप अगर आप बात करें, एक और एग्जांपल ले लेता हूं समझाने के लिए, इनटू वाला केस में मान लीजिए कोई जी एक्स फंक्शन है जो है 2x प्लस 5, ये भी लीन पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो 2x प्लस 5 कर दिया, या कोई क्वाड्रेटिक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो पॉलिनोमियल फंक्शन हो, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है,
ठीक है, अब किसी लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू जी एक्स, तो 5 इंटू दिस वन ऐसे लिखोगे ना बेटा, तो आपको बिना कहे ये आप कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जिस वैल्यू पे, ये तो सभी के लिए था, तो ये भी इसका भी डोमेन में आ रहा है, तो इस सभी के लिए भी कॉन्टिन्यूअस होगा डायरेक्टली फ्रॉम द थ्योरम। तो ये थ्योरम का इस्तेमाल हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंस है इस थ्योरम की, तो इसको पकड़ के रखिएगा, आगे सवालों में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं, इसमें लिखा है प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कोई भी रैशनल फंक्शन हो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ये प्रूफ करना है। रैशनल फंक्शन क्या हो जाएगा, px अपॉन qx, और जहां पर साथ में लिख सकते हैं qx की वैल्यू हमारी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, वरना तो इसका वाड़ा हो जाएगा, मतलब डिफाइंड ही नहीं होगा। ये हमारा क्या है, रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ये रैशनल फंक्शन है। और साथ में आप क्या लिखते हैं कि px इज ए पॉलिनोमियल, साथ में qx भी लिख देना चाहिए इसी में, ऐसे लिख देते हैं qx एंड px इज ए पॉलिनोमियल। तो ये रैशनल फंक्शन के लिए क्या होता है कि हमारा px और qx पॉलिनोमियल फंक्शन हो और qx वैल्यू 0 के बराबर ना हो। अब आप ये जानते हैं कि जो px होता है पॉलिनोमियल जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है, ये हम लोग कर चुके हैं एग्जांपल्स के दौरान। सभी पॉलिनोमियल्स कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होते हैं, तो px इज कॉन्टिन्यूअस आप समझ गए। qx इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और जब px भी कॉन्टिन्यूअस है qx भी कॉन्टिन्यूअस है, तो दो थ्योरम से भी सीखा था कि f अपॉन g भी कॉन्टिन्यूअस होगा, f अपॉन g भी कॉन्टिन्यूअस होगा अगर f कॉन्टिन्यूअस और g कॉन्टिन्यूअस है। तो px कॉन्टिन्यूअस qx कॉन्टिन्यूअस, तो px अपॉन qx भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। और px अपॉन qx क्या होता है, रैशनल फंक्शन। तो सारे रैशनल फंक्शंस हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे। उस थ्योरम का इस्तेमाल किया गया और पॉलिनोमियल वाले फंडे का इस्तेमाल किया गया, और कितनी आराम से बातें प्रूव कर देंगे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। अगले एग्जाम्पल को करते हैं हम लोग। अब देखिए हमको प्रूफ करना है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की जा रही है। आपको ग्राफ याद ही होगा, ऐसे ऐसे बनाते थे ना साइन फंक्शन, फिजिक्स वगैरह में भी खूब पढ़ते हैं साइनोसोडल ग्राफ, ऐसे साइन फंक्शन। तो हमें ग्राफ से दिख ही रहा है कि ये, बाकी मैं डिटेल नहीं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हमको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। तो एक फंडे का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जो ग्राफ से ही हमें दिखता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x इज इक्वल टू 0। इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ये इंट्यूटिवली मतलब ऐसा ग्राफ से आभास ले रहे हैं कि ये 0 के करीब जाएगा। x हमारा अगर 0 के करीब जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है साहब। दूसरा हम लोग एक और चीज ले लेते हैं कि x कोई नंबर c के लिए चेक कर रहे हैं, चेकिंग दी कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू c। तो x इज इक्वल टू c की बात कर रहे हैं, उस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, या एट c लिख दीजिए इतना। अब देखिए यहां पे लगाया आपने लिमिट x टेंडिंग टू c fx, और इसकी जगह लिख दोगे लिमिट x टेंडिंग टू c और sin x। अब यहां पर हम लोग x को, क्योंकि ये लिमिट ले रहे हो ना, तो x को c प्लस h ले लेते हैं। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट पकड़ेंगे आप, तो उसमें c से थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम रहता है ना, तो यहां पर आप क्या पकड़ लीजिए, x इज इक्वल टू c प्लस h। अब इस केस में x जैसे जैसे टेंड करेगा हमारा c की तरफ, वैसे वैसे हमारा h टेंड्स करेगा 0 की तरफ। बेसिकली x टेंड टू c को हम लोग h इज टेंडिंग टू 0 पे लाना चाहते हैं। तो x को ले लो c प्लस h, h इज ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जैसे जैसे x c की तरफ जाएगा वैसे वैसे h हमारा 0 की तरफ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख दो लिमिट x टेंडिंग टू c की जरा h में रिप्लेस कर देते हैं, जैसे 11th में भी किया होगा, साइन करते हैं और x की जगह हम लोग पुट कर देते हैं c प्लस h, क्योंकि हमने x को c प्लस h माना है। अब यहाँ साइन a प्लस b का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, साइन लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a
इंटू साइन बी। ये हमारा फॉर्मूला हमने लगा दिया। लिमिट फंक्शन का जो अलजेब्रा होता है वो यूज कर लेते हैं, यहां पर हम लोग यहीं पे यूज कर लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 और यहां पे वैल्यू आ जाएगी साइन सी इंटू साइन सी के बाद कॉस एच प्लस इसमें आ जाओ, फिर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और आ जाएगा कॉस सी इंटू साइन एच। अब यहां पर देखिए ये साइन सी तो फिक्स नंबर है, सी तो हमारा गिनती थी, तो किसी भी फिक्स नंबर का साइन लेंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो साइन सी बाहर चला गया और ये बना लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस एच और प्लस इधर कॉस सी बाहर चला गया और ये आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच। अब यहां पर देखिए h अगर 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है, तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन सी और यहां h टेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी पूरी की पूरी। हमने कहा भी था कि हम लोग ऐसा करते हुए चल रहे हैं, तो h टेंडिंग टू 0 तो 0 हो जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, साइन सी। तो लिमिट निकाला था x टेंडिंग टू 0 पे, साइन सी आ गया और जो फंक्शन था हमारा फंक्शन था साइन एक्स, सी पर कितनी वैल्यू थी, साइन सी। तो देखिए ये साइन सी और इस लिमिट वाला का साइन सी दोनों इक्वल है, यानी लिमिट x टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा एफ सी आ गया, जो कि बराबर है साइन सी के। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि साइन एक्स जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर के मतलब अपने डोमेन में, और डोमेन इसका रियल नंबर है। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि जो साइन फंक्शन है मैथमेटिकली वो किस तरीके से एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और साथ में ग्राफ तो आपने बना के देखा ही है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 18 लेते हैं और 18 में क्या बोला गया है, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 10x इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें प्रूव करना है कि जो 10x होता है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये प्रूव करना है। तो अभी हमने एक प्रूव किया था इससे पहले कि जो इसको लिख सकते हो आप साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x को, ठीक है। अब आप ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब कॉस एक्स हमारा 0 ना हो, तो ये डोमेन से हम लोग बाहर कर देंगे 0 वाली वैल्यू, कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और ये 0 कहाँ होता है, हमारा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पर। कॉस कहाँ 0 होता है, तो x की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 एंड बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ये इसके अलावा बाकी डिफाइंड है। अब इसकी जब ये डिफाइंड है तो हमने भी देखा था, प्रूफ किया था कि साइन एक्स फंक्शन जो होता है, साइन एक्स फंक्शन वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एवरीवेयर, भाई सभी जगह कॉन्टिन्यूअस है। और इसी तरीके से cos x फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर। तो जब sin x और cos x फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यानी f अपॉन g ये कॉन्टिन्यूअस साथ में पॉइंट हटा दिए जिससे डिफाइंड हो गया है, तो f बाई जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा बाई थ्योरम। कभी थ्योरम सीखी थी ना कि f फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो किसी पॉइंट पर और g किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो, तो f अपॉन जी भी कॉन्टिन्यूअस होता है, f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस होता है, f प्लस जी f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस होता है। तो बाई थ्योरम f कॉन्टिन्यूअस g कॉन्टिन्यूअस, तो बाई थ्योरम लिख सकते हैं, बाई थ्योरम हमारा sin x अपॉन cos x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर। बस क्या करना होगा, x इज नॉट इक्वल टू 2n+1, जो और टर्म्स हैं उनको हटा देने का, जिससे डिफाइन हो जाए। ये सवाल आपका देखिए थ्योरम की मदद से, लॉजिक की मदद से बिल्कुल प्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल नंबर 18 आराम से लगा सकते हैं। तो बच्चों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं अभी। देखिए आपको मालूम है कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज के लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो इसी थ्योरम की मदद से ही फटाफट होंगे। तो लिखा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, आप जानते ही कंपोजिट फंक्शन फॉर गॉफ। तो अभी फॉर गॉफ डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड होने के रीजंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये डिफाइंड होना चाहिए, मस्ट बी डिफाइंड, मतलब होना चाहिए।
मस्ट बी डिफाइंड होना चाहिए फॉग ऑफ जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो थ्योरम क्या बोलती है, इसका प्रूफ नहीं हमारे कोर्स में है, इसका निचोड़ हमें समझ लेना है बस। तो ये थ्योरम बोलती है एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर एफ और जी हमारे रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं सच दैट फॉग इज डिफाइंड, हमारा फॉग डिफाइंड भी है जैसी बात की गई थी, फॉग डिफाइंड होना चाहिए। कहां पर, एट पॉइंट सी, हमारा फॉग डिफाइंड हो एट पॉइंट सी। इफ जी इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट सी, अगर जी हमारा कॉन्टिन्यूअस है सी पर, और साथ में एफ हमारा कॉन्टिन्यूअस है जीसी पर, अभी आपको समझ में आएगा। देन फॉग इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। क्या बोल रहा है, मैं यहां समझाता हूं, फिर ये एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाऊंगा और अच्छा लगेगा। क्या बोलते हैं, देखिए फॉग आप लिखते हो ना, जैसे फॉग लिखते हो, फॉग ऑफ एक्स लिखते हो, या सी की वैल्यू डाल देते हैं ऐसे, तो इसको क्या लिखोगे, एफ ऑफ जी ऑफ सी। तो ये क्या बोल रहा है कि एफ और जी हमारे दो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं जहां पर फॉग एग्जिस्ट करता हो, डिफाइंड हो, बहुत अच्छी बात। फिर ये जो जी है अंदर वाला जीसी, ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, जीसी हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर जीसी हमारा कॉन्टिन्यूअस है और हमारा जो फंक्शन है एफ वो एट जीसी, अब ये पूरी चीज बन गई ना, एट जीसी वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, वो एफ जो है कॉन्टिन्यूअस है कहां पर, एट जीसी, ये पॉइंट हो गया है। तो ये फॉग भी कॉन्टिन्यूअस होगा सी पॉइंट पर। भाई सीधी सी बात है, ये जी भी कॉन्टिन्यूअस, एफ जीसी पर कॉन्टिन्यूअस, तो पूरा फंक्शन भी हो गया साहब कॉन्टिन्यूअस। ये थ्योरम है, इस एग्जांपल की मदद से और सुंदर तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए इस एग्जांपल को करते हैं, एग्जांपल नंबर 19, तो क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, बिना एग्जांपल के उतना क्लियर नहीं हो पाता है। तो आइए देखते हैं। अब यहां पर एक फंक्शन हमें दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, प्रूफ करना है। तो यहां पर इस एफ एक्स को, जो हमारा साइन एक्स स्क्वायर है, इसको दो फंक्शंस में हम तोड़ लेंगे। एक लिख देते हैं जी एक्स लिख देते हैं, उसको कर दीजिए आप एक्स स्क्वायर, और एक एच एक्स फंक्शन ले लेते हैं जिसको लिख देते हैं साइन एक्स। ठीक है, तो एक फंक्शन हो गया जिसे साइन एक्स लिखा, और दूसरा होता जी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस फंक्शन में क्या किया हमने, एच ओ जी ले लो, हॉग ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर आप हॉग निकालने जाओगे, समझाने के लिए देखिए, एच लिखा फिर जी एक्स लिखोगे, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और एच एक्स स्क्वायर, तो ये इसका जो एक्स है वो एक्स स्क्वायर है, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लेस करोगे तो आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है वो हमारा है एफ एक्स सी, बस हमने तोड़ के लिख ऐसे लिया है। देखिए पॉइंट आप पकड़ पा रहे हैं। तो इसको ये आपको दिमाग से फिट करना पड़ेगा जिससे कि कंपोजिट फंक्शन बन जाए। और साइन एक्स स्क्वायर तो कंपोजिट फंक्शन है, दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन मान लो, साइन एक्स मान लो, बैठा दो, बैठ गया। अब जो थ्योरम बोल रही थी इसके हिसाब से, देखिए थ्योरम के हिसाब से क्या था कि हमारा जो जी एक्स है ये एट एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो ये जी एक्स हमारा क्या है, देखिए ये तो एक्स स्क्वायर है, जी एक्स तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जी एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस है साहब। अगर हमारा जी एक्स कॉन्टिन्यूअस है सभी पॉइंट्स के लिए, तो ये आ जाओ हमारा एच एक्स की बात कर रहे हैं। एच एक्स में कह रहा है कि एक्स कुछ भी हो, कोई रियल वैल्यू हो, उसके लिए साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। तो जी एक्स हमारा ये एक्स स्क्वायर है ना, ये तो रियल वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। तो रियल वैल्यू जब प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस था, तो इसका एच एक्स जब लोगे जो कि आ जाएगा साइन एक्स, तो ये भी हमारा रियल वैल्यू प्रोड्यूस कर देगा, यानी ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा बाय थ्योरम। फिर से एक बार ध्यान से समझिए कि इस थ्योरम ने क्या बोला था। इस थ्योरम ने बोला था कि अगर जी एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस हो, जिस पॉइंट पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, इस पे हम सभी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो जी एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस हो एक्स पर और एच हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जी एक्स पर, तो ये हॉग हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इस केस में हॉग जो है एफ एक्स के बराबर है। तो हमारा जी एक्स जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है।
पहला कंडीशन मीट आउट हो गई। दूसरी, जब एच जी एक्स लोगे तो ये एच एक्स जो था वो तो साइन एक्स था ना, तो साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता है, तो जो भी जी एक्स की वैल्यू निकलेगी उस पर एच एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब है हॉग भी कॉन्टिन्यूअस है, और हॉग कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब है एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है। बात प्रूव हो गई। इस थ्योरम की मदद से ही सवाल आपने कर लिया, बात पकड़ में आई होगी। एक लास्ट और एग्जाम्पल है, वो भी इसी पे बेस्ड है, तो उसको हटा नहीं रहा हूं, फिर से एग्जाम्पल नंबर 20 करूंगा, इसी पे बेस्ड है, जिससे आप फटाफट सवाल को कर सकते हैं। तो हॉग में जी एक्स कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और एच का जी एक्स पे कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, बस हॉग कॉन्टिन्यूअस, और हॉग हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो एफ एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट क्लास। एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 20 पे लेते हैं, इसी थ्योरम पे बेस्ड। देखिए कैसे होगा, लिखा शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस का साइन है 1 माइनस एक्स प्लस, फिर से मॉडुलस उसके अंदर है, मॉडुलस ऑफ एक्स। इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, वेयर एक्स इज एनी रियल वैल्यू, एक्स कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इस फंक्शन को दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसको हम लोग फॉग ग्राफ के टर्म में लाएंगे तो आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है, तो एक फंक्शन मान लो जी एक्स, और इसको एक्सप्लेन कर दो या इसको डिफाइंड कर दो 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स से। दूसरा एक फंक्शन ले लेते हैं हम एच एक्स, और इसको सिंपली मॉड एक्स से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम लिख देते हैं हॉग, देखिए हॉग, तो इसको क्या लिखोगे, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एच ऑफ जी एक्स, जी एक्स की जगह पूरी वैल्यू 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स, और ये h की जगह है तो ये मॉडुलस के अंदर चला जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स का फिर से मॉडुलस, और यही फंक्शन हमारा क्या है बेटा, एफ एक्स। यानी ये बात हमने सेट कर दी कि हॉग जो वैल्यू है हॉग एक्स वो एफ एक्स के बराबर है। तो अगर हॉग एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्या हमारा जी एक्स फंक्शन सभी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका उत्तर है बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। ये देखिए जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते थे कि 1 माइनस एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, वो तो कॉन्टिन्यूअस होता ही होता है। साथ में मॉडुलस ऑफ एक्स ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। दो फंक्शन जो आपस में कॉन्टिन्यूअस हैं वो जब f प्लस जी बनाते हैं तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। थ्योरम से समझा था हम लोगों ने, जो एग्जाम्पल लगाते आ रहे हैं। फिर से एक बार, यहां पर ये f है और ये g है, ये f ना मिला, ये f सेम नहीं है, समझाने वाला f g बता रहा हूं, ये g मत पकड़ लेना यहां सेम, समझाने के लिए बेटा। तो f हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। g मॉडुलस फंक्शन है, कई बार हम लोग कर चुके एग्जांपल में, ये भी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जब जोड़े जाते हैं तो वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो ये हमारा gx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया? अब gx हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और hx फिर से मॉडुलस फंक्शन था, तो मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो gx की कोई भी रियल वैल्यू आएगी तो hgx भी कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी हॉग हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा एवरीवेयर। हॉग हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो fx भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हेंस प्रूव्ड। अब ये जो मैंने चर्चा की है आप इसी को 4-6 लाइन लिख सकते हैं बड़े आराम से। जैसे यहां कह सकते हैं gx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। अब कैसे एवरीवेयर, तो आप चाहे तो एक्सप्लेन कर दे, बिकॉज इट इज द सम ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी करके एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं समझा चुका हूं, आपने बात पकड़ ली है। और फिर यहां ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, एच ऑफ जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बिकॉज जी एक्स इज प्रोड्यूसिंग सम वैल्यूज, या हमारा एच एक्स इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इस वजह से ये भी बन गया काम और ये हमारा एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इस तरीके से जो कॉन्टिन्यूटी की जितने एग्जाम्पल थे या थ्योरी थी, हम लोगों ने उसको बिल्कुल एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो केवल बोर्ड का ही काम नहीं होता, जेई मेंस तक का काम होता है, और जहां भी ये कॉन्सेप्ट आगे इस्तेमाल होगा वो सारा काम आपका बन जाता है। बस थोड़ा समय देके प्यार से पढ़िए, हर चीज फंडा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।